अब हम 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे और थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे नेशनल की डिस्प्ले। भाई 2023 में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के टॉप पर नहीं था, बल्कि दुनिया में महंगाई के लिहाज से सबसे जो महंगा कंट्री है, सॉरी, इन्फ्लेशन जिसमें सबसे ज्यादा हुआ, मतलब महंगाई 2023 में जिसमें सबसे ज्यादा हुई, और इस वक्त भी सबसे ज्यादा महंगाई वहीं पर है। तो इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, इसमें इन्फ्लेशन का रेट सबसे ज्यादा है, इस वक्त भी सबसे ज्यादा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो कुवैत की करेंसी है, 2023 में भी थी, अभी भी। लेकिन जो दुनिया की वीकेस्ट करेंसी है वो ईरान की है। ईरान की करेंसी है रियाल, और कुवैत की करेंसी है दिनार। तो दिनार, जो कि कुवैती दिनार है, वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, और ईरानी रियाल जो है वो वीकेस्ट करेंसी है दुनिया की। अच्छा बच्चों, 2023 में फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया था, और 2024 में मैंने आपको बताया कि स्वीडन ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो इन दोनों कंट्रीज को ज्वाइन करने के बाद अब नाटो के मेंबर्स की तादाद हो गई है 32, जिसमें से दो कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हैं, और बाकी 30 कंट्रीज जो हैं इनका ताल्लुक यूरोप से है। नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है। कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को बना था। ओरिजिनली कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे, और अब कितने हो गए हैं? 32 हो गए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में। ब्रसल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम का। और मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो भी ब्रसल्स के अंदर ही है। पूछा जाता है कि नाटो का मुस्लिम मेंबर कौन है, तो नाटो में एक मुस्लिम कंट्री भी है, दैट इज तुर्की। बल्कि अब इसका नाम तुर्की ये है। और नाटो की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। पूछा जाता है पाकिस्तान को नॉन नाटो अलाय ये अमेरिका ने डिक्लेयर किया था, और कब किया था? 2004 में डिक्लेयर किया था। अच्छा बच्चों, नाटो ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सरसाइज 2023 में की थी, और ये जर्मनी में की थी। और आपको पता है क्यों की थी? यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया था। यूक्रेन बनना चाह रहा था मेंबर ऑफ द नाटो, और रशिया ने उसको मना किया। अल्टीमेटली रशिया को इन्वेड करना पड़ा यूक्रेन को। और नाटो जो है वो डायरेक्ट तो इन्वेड नहीं कर रहा, लेकिन वो यूक्रेन को एड दे रहा है। और फिर रशिया को प्रेशराइज करने के लिए ये एक्सरसाइजेस की थी जर्मनी में। इस वक्त नाटो का सरबराह कौन है? नाटो का सरबराह है जॉन्स स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग। इनका ताल्लुक नॉर्वे से है, 2014 से ये सरबराह है नाटो के। और बच्चे 2023 में नाटो ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई थी। ट्विटर जो कि एलॉन मस्क ने परचेज कर लिया, उसकी सीईओ कौन है? उसकी सीईओ फिर उसने लगाया था लिंडा यकरिनो को। लिंडा यकरिनो। अच्छा बच्चों, ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, टेस्ट किया, और उसका नाम था खैबर। और अब आप खैबर के नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक सूबा है जिसको हम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पास है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है विद अफगानिस्तान। तो खैबर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है खैबर। और मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के नाम से पाकिस्तान का सूबा तो है, लेकिन ईरान के एक सूबे का नाम भी बलूचिस्तान।
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ये इसराइल को डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं इसके साथ। इसकी जो रेंज है दैट इज 2000 किलोमीटर्स। अच्छा, सऊदी अरबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा के साथ 2018 में खत्म हुए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। और इनको कहा जाता है कि ये दुनिया में जहां पर भी ह्यूमन राइट्स का इशू होता है ये सबसे आगे होते हैं। तो सऊदी अरबिया में वुमेन को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो इसीलिए कनाडा ने 2018 में अपने ताल्लुकात जो है डिस्कनेक्ट कर दिए थे सऊदी अरबिया के साथ। और फिर बाद में सऊदी अरबिया ने वुमेन को ड्राइविंग राइट्स भी दिए। और उनको वैसे भी मतलब उनकी पे जो पाबंदियां थी उनको कम कर दिया गया। तो अब 2023 में कनाडा के ताल्लुकात रीस्टोर हुए हैं, बहाल हुए हैं सऊदी अरबिया के साथ। और 2023 में ही सऊदी अरबिया ने ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को बहाल किया। और ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात को बहाल करवाने में किसका रोल है? इसमें चाइना का रोल है। सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये खत्म कब हुए थे? ये 2016 में हुए थे। और इस वक्त, अच्छा, सऊदी अरबिया जो करता है यूएई भी वही वही करता है। तो यूएई के ताल्लुकात भी ईरान के साथ खराब थे, फिर यूएई ने भी ताल्लुकात को बहाल किया 2023 में। और फिर ईरान ने वहां पर अपना सफीर अपॉइंट किया, हमाद उबैद इब्राहिम को। ये एक शख्स है जिनका नाम है हरीबुधा मगर। इनका ताल्लुक नेपाल से। और इनकी टांगों पे जरा आप फोकस करें। इनकी टांगे नहीं है। इन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स के साथ दुनिया की जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट उसको सर किया। तो भाई, इंसान अगर हिम्मत करे तो कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। एक बच्ची रिसेंटली एएसएफ में सिलेक्ट हुई। और मैंने ग्रुप में उसको मुबारकबाद भी दी थी। मुझे याद है, तकरीबन अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हफ्ता या कोई 10 दिन पहले की बात होगी। तो मुझे इसने कहा था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं घर में इस वक्त, और फाइनेंशियल इशूज बहुत ज्यादा हैं। और इसने बताया था कि ये सिलाई वगैरह करती है और उससे घर का इनका खर्चा चल रहा होता है वगैरह। और जॉब के हवाले से ये बहुत ज्यादा ये समझ लेके मायूस हो रही थी कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं मेरे नसीब में है या नहीं है। ये सिर्फ हफ्ता पहले की बात है। और अब उनकी उसके बाद उस कन्वर्सेशन के 3 दिन बाद इनको एएसएफ की तरफ से लेटर रिसीव हो गया कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं कि आप आ जाए। तो भाई, अगर इंसान कोशिश करता रहता है तो उसे तो नहीं पता कि उसका रिस्क कहाँ लिखा है, कब लिखा है। लेकिन डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि इंसान का रिस्क लिखा हुआ ही ना। तो इंसान जब कोशिश करता है तो उसके लिए फिर रास्ते खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं। तैयब एर्दोगान, ये प्रेसिडेंट है तुर्की के। 2023 में ये दोबारा वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने परसेंट वोट लेकर ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो भाई, पहला राउंड हुआ जहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं ना, मोस्टली वहां पर एक, अगर कंटेस्टेंट्स की तादाद दो से ज्यादा हो तो फिर ये होता है कि कोई एक कंटेस्टेंट जो है ना वो 50% से ज्यादा वोट लेगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर रन ऑफ इलेक्शंस करवाए जाते हैं। मतलब पहली बार इलेक्शन हुआ, सपोज 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो नंबर 1 पे आया उसके 47% वोट है, नंबर 2 वाले के 42% वोट है, और फिर 3 4 पे जो और लोग हैं। तो किसी ने भी 50% तो वोट नहीं दिए। तो फिर ये किया जाता है, जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है और उसको कहा जाता है रन ऑफ इलेक्शन। तो वहां पर भी यही हुआ, तैयब उर्दुमान मेजोरिटी नहीं ले सके थे, सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सके थे। लेकिन ये लीड जरूर कर रहे थे पहले राउंड में। तो फिर सेकंड राउंड या रन ऑफ इलेक्शंस करवाए गए। और रन ऑफ इलेक्शंस के अंदर फिर तैयब उर्दुआन ने 52% वोट लिए थे। और हमने किसी को याद रखना, इनको compete किसने किया था? कमाल
किली किलिक दरोगलो, कमाल किलिक दरोगलो, ये इनका नाम है। और जिन लोगों ने अर्तुगरुल देखा है वो उर्दोगलू के नाम को या उनके माइंड में होगा डेफिनेटली। और वो मुखालिफ होता है अर्तुगरुल का। तो आप अर्तुगरुल समझ लें तैयब उर्दवान को, तो उर्दोगलू उनका मुखालिफ था। अच्छा बच्चों, इनकी पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम में आती रहती है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, जो इन्होंने 2001 में बनाई थी। ये पहले तुर्की के मेयर मुंतखब हुए। 1994 से लेकर 1998 तक। और फिर ये तुर्की के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए 2003 से 2014 तक। और फिर उसके बाद से ये तुर्की के प्रेसिडेंट चल रहे हैं। WHO इसका हेड ऑफिस इधर है। इसका इसका जो हेड ऑफिस है वो जेनीवा में है। जेनीवा कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड का सिटी है, जिसको द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। तो वहीं पे इसका इजलास हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। वो तो G7 और G8, ये एक ही ग्रुप के दो नाम हैं। बेसिकली G7 जो है ये 1975 में बना। ये इसको जब रशिया ने ज्वाइन किया तो ये G8 बन गया 1997 में। लेकिन रशिया कुछ अर्सा बाद 2014 में रशिया ने जब यूक्रेन का इलाका क्रीमिया अनेक्स किया, उस पर कब्जा किया, तो रशिया को फिर G8 से निकाल दिया। तो इस वक्त फिर इस ग्रुप का नाम G7 है। तो G7 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ये दुनिया की 7 बड़ी ताकतें हैं: UK, USA, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान। फिर G20 का इजलास 2023 का बड़ा फेमस था। इसको होस्ट किया था इंडिया ने। और आपको 2024 के इजलास का भी पता होना चाहिए। 2024 का जो इसका इजलास है वो ब्राजील का सिटी है रियो डी जनेरो, वहां पे होगा। 2025 का जो इजलास है उसको साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ये 1999 में बनी थी। और जो इसका पहला समिट है वो 2008 में हुआ था। USA ने इसको होस्ट किया था। G20 को रिसेंटली ज्वाइन किया है अफ्रीकन यूनियन। और बांग्लादेश को भी इंडिया ने इनवाइट किया था 2023 के समय। बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी अब दुनिया की जो लीडिंग 20 इकोनॉमीज हैं उसमें शामिल होता जा रहा है। तो फिर इंडिया ने उसको इनवाइट किया था। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना बच्चों, इसके टोटल मेंबर्स की तादाद है 15, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 मेंबर जो है ना वो नॉन परमानेंट। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो है USA, UK, ये दो इंग्लिश कंट्रीज हो गई। फिर फ्रांस, ये भी यूरोपियन कंट्री है। और 2 एशियन कंट्रीज हैं, रशिया और चाइना। तो ये 5 P5 कंट्रीज कहलाते हैं, इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है। और 10 जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उनमें से 5 एक साल, 5 अगले साल। तो 2023 में जो 5 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, कोरिया, अल्जीरिया, सिरेलियन और सल्वीनिया एंड गयाना। अब इन 5 कंट्रीज को तो आपने याद नहीं रखना। हाँ, ये याद रखना कि 10 कंट्रीज हैं जो नॉन परमानेंट हैं, कितने साल के लिए आते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं, 2-2 साल के लिए आते हैं। और सबसे ज्यादा बार जापान UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, जो कि 11 मरतबा।
तो पाकिस्तान का आपने याद रखना है 7 मरतबा, और इंडिया 8 मरतबा अब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो चुका है। वर्ल्ड बुकर्स प्राइज, ये जॉर्जी गोस्पोदिनो, इनको दिया गया था। इनका ताल्लुक कहाँ से है? बल्गारिया से है। ये जो बुकर्स प्राइज है, ये 2004 से शुरू किया था। और ये कौन देता है? ये इंग्लैंड देता है। बोला तिनोबो, ये प्रेसिडेंट बने हैं नाइजेरिया के। नाइजेरिया का कैपिटल क्या है? अबूजा है। इन्वायरमेंटल एयरलाइन 2023, ये इतिहाद एयरलाइन को ये खिताब दिया गया था। यानी कि ये सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरलाइन है। जितना कम कम आप ईंधन कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। तो इतिहाद जो है, ये कहाँ की एयरलाइन है? ये यूएई की एयरलाइन है। अच्छा बच्चों, वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा दिया जिसमें यह कहा गया कि वर्ल्ड वाइड जो माइग्रेंट्स हैं उनकी तादाद 184 मिलियन हो गई। 184 मिलियन, जो कि दुनिया की आबादी का 2.3% है। यानी कि ये 18 करोड़ 40 लाख आबादी तकरीबन ऐसी है जो अपने कंट्रीज में नहीं रहती। ये जो रेफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, आईडीपीज, ये तो टोटल 4 तरह की टर्म्स है। एक है रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि अपने कंट्री में उसके हालात ठीक ना होने की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। जैसे अफगानिस्तान से लोगों ने पाकिस्तान में आके पनाह ली थी, या जैसे शाम के लोगों ने पनाह ली हुई है तुर्की में। तुर्की सबसे बड़ा होस्ट है इस वक्त रेफ्यूजीज का। और सीरिया वो कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज जो है वो बिलोंग करते हैं। फिर है बच्चों आईडीपी। सवात में जब ऑपरेशन हुआ था, तो सवात की पॉपुलेशन को पहले वहां से निकाल लिया गया। अब सवात के लोग जो हैं, उनको कहाँ रखा गया? डेफिनेटली उनके लिए कोई खेमा बस्तियां लगाई गई होंगी किसी सेफ प्लेस के ऊपर। तो वो लोग अपने घरों से निकले और किसी दूसरी जगह पे जाके उनको पनाह लेना पड़ी। तो इनको कहा जाता है आईडीपीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। अच्छा, आईडीपीज और आईपीपीज में फर्क होता है। वो पावर प्लांट्स के लिए होते हैं, इंडिजिनस पावर प्लांट्स। और ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स होता है। फिर है बच्चों असाइलम सीकर्स। ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब इनके मुल्क के हालात खराब होना जरूरी नहीं होता, लेकिन इनकी अपनी जान को खतरा होता है। ये कोई एक्टिविस्ट होते हैं, या अब जैसे कोई रशियन राइटर है, अगर वो अ, इसके खिलाफ लिखेगा, यूक्रेनियन इन्वेजन के खिलाफ लिखेगा, तो रशिया में तो डिक्टेटरशिप है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? वो रशिया से भाग खड़ा होगा और किसी दूसरे कंट्री में जाके पनाह ले लेगा। जैसा कि बहुत सारे राइटर्स, साफी जो हैं, या पाकिस्तान से आप देख लें, अहमद नूरानी ने जाके अमेरिका में असाइलम लिया था। और फिर आ जाते हैं बच्चों माइग्रेंट्स। ये वो लोग हैं जो कि अपनी विलिंगनेस से जाते हैं, और ये जो कमाने के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं। तो सबसे बड़ी तादाद तो माइग्रेंट्स की है, उसके बाद फिर रेफ्यूजीज हैं, और फिर आईडीपीज हैं, और उसके बाद है असाइलम सीकर्स। उज्बेकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है रेफरेंडम के थ्रू। और उज्बेकिस्तान के जो सदर हैं शौकत मिर्जियोयफ, अब ये 2040 तक प्रेसिडेंट रहेंगे उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड प्रेस डे 2023, इसका थीम क्या था? इसका थीम था शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। कहा जाता है कि सारे ह्यूमन राइट्स कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से शुरू होते हैं। तो अगर आप इस एक राइट को आप सीज कर दे, खत्म कर दे, तो बाकी जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाते हैं। सैंटियागो पीना, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं पैराग्वे के। और जैसे एंथोनी अल्बनीजे, उनका नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अल्बानीजे, ये अल्बानिया से मिलता जुलता है। लिखने में तकरीबन अल्बानवी शख्स को अल्बनीजे ही लिखा जाता है। तो सैंटियागो, ये चिली के कैपिटल को भी कहते हैं। चिली का जो कैपिटल है, चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, चिली का कैपिटल है सैंटियागो। तो सैंटियागो पीना, इनका नाम भी एक सिटी के नाम पर है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पैराग्वे के प्रेसिडेंट हैं, 2023 में इलेक्ट हुए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अजय बंगा, इनका ताल्लुक इंडिया से है, 2023 में इनको अपॉइंट किया था। जो बाइडन ने इनका नाम जो है वो रिकमेंड किया था। चार्ल्स ट्री, इन्होंने कब जो है बादशाह संभाली, 6 मई 2023 को संभाली थी। 2023 के जो स्नोकर के चैंपियन है लुका ब्रेसल, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एहसन रमजान। ये 2022 में इन्होंने स्नोकर वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप विन की थी। ये हर साल होती है तो 2022 के ये चैंपियन हैं। अब तक पाकिस्तान से 3 लोग हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन बने हैं स्नोकर में, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ बने थे 1994 में, और फिर मोहम्मद आसिफ, ये 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, 2012 में बने थे और फिर 2019 में बने थे। और अब एहसन रमजान बने हैं 2022 में, और ये थर्ड पर्सन थे पाकिस्तान से। ओवरऑल ये सेकंड यंगेस्ट पर्सन थे दुनिया के जो कि वर्ल्ड चैंपियन बने हैं स्नोकर के। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है ना, इसको एक्सप्लोर करने के लिए यूएई एक मिशन भेज रहा है। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या है बच्चों, दुनिया में इस वक्त जो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद है 8। जिसमें जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ये साइज में छोटे हैं और ये रॉक्स से बने हुए हैं, तो हम इनको कहते हैं ये रॉकी प्लैनेट्स। और जो इनके बाद के 4 प्लैनेट्स हैं ये गैशियस प्लैनेट्स हैं और वो साइज में इनसे बड़े हैं। तो भाई, रॉक्स को मिला के अल्लाह ताला ने प्लैनेट्स बना दिए, और जो रॉक्स बच गई फिर उनका क्या किया? वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उन्हें इन 4 जो पहले प्लैनेट्स हैं इनके बाद, और गैशियस प्लैनेट से पहले, मतलब चौथा प्लैनेट जो है मरकरी है, पांचवा कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर और मरकरी के दरमियान वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है, ताकि बाहर से अगर कोई चीज आके इन प्लैनेट्स को हिट करना चाहे तो वो बेसिकली यहीं पे आके ऑलमोस्ट ग्रेविएट हो जाती है या वो खत्म हो जाती है। तो उनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूएई एक मिशन भेज रहा है। ये जो एस्टेरॉइड है ना बच्चों, ये समझ लें कि ये भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन ये कैसे घूम रहे हैं? ये ऐसे ही एक साइकिल में घूम रहे हैं जैसे बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं। फर्क क्या है फिर प्लैनेट्स में और इनमें? इनका जो साइज है ना, इनका साइज रैंडम साइज है। मतलब कोई बहुत छोटा है, कोई साइज में बड़ा है, और ये इरेगुलर शेप है। जैसे हमने देखा ना जमीन तो एलिप्टिकल शेप में है, मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं ये एलिप्टिकल शेप के होते हैं। लेकिन वो जो है ना वो ऐसे ही है जैसे पत्थर होते हैं, और वो स्पेस में घूम रहे हैं। और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? चौथे और पांचवें प्लैनेट के दरमियान। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ना ये रॉक से बने, अगले 4 जो हैं वो बने हैं गैसेस के साथ। तो जहाँ पे रॉकी प्लैनेट्स खत्म होते हैं ना, उससे आगे सारे वही प्लैनेट्स।
सॉरी, उससे आगे जो है ना सारे एस्टेरॉइड्स हैं, और हम उस रीजन को कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। वैसे अभी अगर ये क्लियर नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है। हमारा जो सोलर सिस्टम का लेक्चर होगा ना, उसमें मैं इसको पिक्चर के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा बच्चों, टीपू सुल्तान, इनकी तलवार रिसेंटली लंदन में सेल हुई है। और कितने में सेल हुई है? 17.4 मिलियन डॉलर्स में सेल हुई है। टीपू सुल्तान को मिलती है। टीपू सुल्तान एक मुस्लिम बादशाह थे। कहाँ के? मैसूर के। ये नवाब थे मैसूर के। इनका असल नाम क्या था? फतेह अली। इनको टीपू सुल्तान कहा जाता था। इनको कब शहीद किया गया? 1799। इनके वालिद साहब का नाम क्या था? हैदर अली था। उनको कब शहीद किया गया? 1782। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से टीपू सुल्तान के हवाले से पूछ लिए जाते हैं। और टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, उनकी तलवार कहाँ पे सेल की गई है? लंदन में सेल की गई है। कितने में सेल हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जूलियस मादा बायो, ये सीरी लियोन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और सीरी लियोन का कैपिटल क्या है? फ्री टाउन। वैगनर ग्रुप, ये रशिया का एक ग्रुप है। और 2023 में ये ग्रुप जो है ये इमर्ज हुआ। ग्रुप तो ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। आप ये समझ लें कि ये ना एक प्राइवेट मिलिशिया है। रशिया अक्सर जहां पर इन्वेड करता है, अमेरिका भी ऐसे ही करता है। अमेरिका की भी इसी तरह का एक मिलिशिया है जिसको ब्लैक वाटर कहते हैं। और ये आपने बहुत सुना होगा, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। रशिया की तरफ से वैगनर ग्रुप है। शाम में रशिया, सॉरी, शाम के ताल्लुकात थे रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं बशार अल असद के। तो उसको हेल्प करने के लिए ये वैगनर ग्रुप जो है ये वहां पे जब भी जाके लड़ता रहा। तो वैगनर ग्रुप ने 2023 में मॉस्को में रिबेल किया था। बाद में इन दोनों के दरमियान, वैगनर ग्रुप और रशिया यानी कि प्यूटन की गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो पैचअप हो गया था। बेलारूस ने करवाया था। इसका सरबराह जो है ना वैगनर ग्रुप है। इसका नाम है योगेनी प्राइगोजिन। कुछ अरसे बाद, तकरीबन 2 मंथ्स लेटर, जून में ये हुआ था। और अगस्त में इसका तैयारा क्रैश कर गया और इसकी डेथ हो गई। तो कहा जाता है कि प्यूटन ने करवाया था। बच्चों, आपने सिगरेट की डब्बी पर तो देखा होगा कि लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन कभी आपने सिगरेट पर लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो पहला कंट्री जिसने हर सिगरेट पर ये लिखना शुरू किया है वो है कनाडा। कनाडा में डब्बी पर तो लिखा होता है, प्लस हर सिगरेट पर भी लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अच्छा, सीरिया यानी कि शाम, ये नारकोटिक्स की सेल का सबसे बड़ा मरकज बन गया है दुनिया। अच्छा देखें, नार्को स्टेट क्या होती है मुझे? एक होती है आपकी ऑफिशियल ट्रेड, एक होती है अनऑफिशियल ट्रेड जिसको हम कहते हैं स्मगलिंग वगैरह। तो पाकिस्तान में भी मनशियात तो आती हैं, अफगानिस्तान से आती हैं। तो वो हुकूमत की परमिशन से तो नहीं आती। सेम पाकिस्तान में जैसे आपने देखा, ये डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, टीटीपी है, या जैसे ये कच्चे के डाकू हैं, इनके पास वेपन्स कहाँ से आते हैं? तो वो भी स्मगल होके आते हैं। तो वो जो स्मगल्ड वेपन्स हैं या स्मगल्ड नारकोटिक्स हैं, वो फ्री में तो इधर नहीं आ रही। डेफिनेटली इनके बदले पैसा उनको प्रोवाइड किया जाता है जिनसे वो परचेज की जाती है। तो एक ट्रेड वो है जो कि आपकी स्टेट ऑन करती है, और एक ट्रेड वो है जो कि अनऑफिशियली होती है, स्मगलिंग वगैरह।
तो अगर स्मगलिंग वगैरह जो है वो, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए ऑफिशियल ट्रेड से, तो ऐसी रियासत को कहा जाता है नार्को स्टेट। और दुनिया की सबसे बड़ी नार्को स्टेट जो है वो शाम बन चुका है। सेलेस्टे सॉलो, ये फर्स्ट फीमेल हेड बनी है यूएन वेदर एजेंसी। इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। ये एक डैम है, एग्जाम में आता रहा है कि यूक्रेन का कौन सा डैम तबाह किया है रशिया ने, तो खाखो का डैम है। और डैम की डिस्ट्रक्शन ये कोई छोटी बात नहीं होती। डैम बहुत ज्यादा पानी स्टोर करता है, और उससे फिर अगर डैम तबाह होता है तो डेफिनेटली उससे बहुत बड़ा फ्लड जो है वो भी आता है। ये डैम जो है ये यूक्रेन ने 1956 में बनाया था। बाइपा जॉय, ये नाम बांग्लादेश ने एक तूफान को दिया था, और इसका मतलब जो है वो है तबाही। बेसिकली एक साइक्लोन था जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था, और फिर अरेबियन सी में एंटर हुआ, और अल्टीमेटली इसने इंडिया को हिट किया था। ये वही तूफान है 2023 में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो कराची के साहिल से टकराए, लेकिन फिर ये इंडिया के साथ टकराया था। ये एआई समिट, एआई सिक्योरिटी समिट यूके ने करवाया है। यूके एआई में कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया को लीड करे, तो एआई के मोस्टली समिट्स जो है वो उनको यूके हेड कर रहा है। रिसेंटली यूएन ने इथोपिया के लिए फूड एड जो थी उसको 2023 में बेसिकली उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट किया था। बाद में अगेन उसको बहाल कर दिया। 2024 में इथोपिया ने खुद कहा कि भाई हमें आपकी फूड की एड नहीं चाहिए। सिल्वियो बर्लस्कोनी, ये इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी डेथ हुई है 2023 में। चाइना हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना 2023 में, और इंडिया दूसरा मुल्क बना 2023 में जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया। तो दुनिया में भी चाइना पहला मुल्क बन गया और इंडिया दूसरा मुल्क। न्यूजीलैंड के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ये क्रिस हिपकिंस हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है जनवरी 2023 में जसिंद्रा आर्डन को। करंट काइंडली एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में मुझे लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 3 साल होता है। 2017 में आर्डन सिलेक्ट हुई थी, इलेक्ट हुई थी, तो 2023 में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा बच्चों, जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप विन किया है, 2023 में हुआ था। और पाकिस्तान ने 4 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप विन किया। 1971 में किया था, 78 में, फिर 82 में, और फिर 1994 में। तो 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। 1994 में पाकिस्तान ने स्नूकर और हॉकी के वर्ल्ड कप भी विन किए थे। उस टाइम को पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का गोल्डन ईरा भी कहा गया। ये इंटीरियर मिनिस्टर थे यूक्रेन के। इनका नाम था डेनिस मोनास्ट्रस्की। इनकी डेथ हुई थी, यूक्रेन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और ये खतरा जाहिर किया जा रहा था कि शायद रशिया ने हमला किया। एमिरेट्स एयरलाइन ने चेक इन के लिए रोबोट्स को वहां पर तैनात किया है। ये चेक इन असिस्टेंट्स हैं, और इसका जो नाम है वो है सारा। तो ये दुनिया की पहली एयरलाइन बनी है जिसने चेक इन असिस्टेंट जो है वो रोबोट्स रखे हैं। अच्छा बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, और उस एक्सरसाइज का नाम था लॉक शील्ड, और ये नाटो ने करवाई थी। और ये
जो एक्सरसाइज है इसको इस्टोनिया ने होस्ट किया था। इस्टोनिया एक बाल्टिक स्टेट है, रशिया के करीब पड़ती है ये। लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस में सिंगापुर दुनिया में पहले नंबर पे आया है 2023 में। पाकिस्तान का नंबर 71st है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशियन रीजन जो है, इसमें चाइल्ड ब्राइड्स यानी कि अंडर 18 जो ब्राइड्स हैं, वो तादाद के लिहाज से साउथ एशिया नंबर 1 पर है। और 2022 में पाकिस्तान में एक्सप्लोजिव वेपन्स के थ्रू 700 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया। ये पीपीएससी के हवाले या एफपीएससी के हवाले से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे पीएमएस में अपेयर होना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। मिगुएल डियाज कैनल, ये क्यूबा के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 2023 में। क्यूबा के प्रेसिडेंट एग्जाम में आते रहते हैं। क्यूबा वो कंट्री है जो कि अमेरिका के लिए टफ टाइम्स क्रिएट करता रहता है। और क्यूबन लीडर है फिदल कास्त्रो। ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। फिदल कास्त्रो 1959 से लेकर 2008 तक क्यूबा के लीडर रहे। उसमें से 59 से लेकर 76 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर फ्रॉम 1976 एंड अप टू 2008 वो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। फिर उनके बाद उनका बेटा जो है वो प्रेसिडेंट बना, जिसका नाम था राउल कास्त्रो। वो भी एग्जाम में आता रहा, फिदल कास्त्रो एंड देन राउल कास्त्रो। अब जो वहां का प्रेसिडेंट है उसका नाम है डियाज कैनल। अप्रैल 2023 में इंडिया ने क्लेम किया कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। तो अप्रैल 2023 से इंडिया जो है पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 है और चाइना नंबर 2 पे। न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे अमीर तरीन शहर डिक्लेयर किया गया है। और जापान का कैपिटल टोक्यो ये दूसरे नंबर पर आया है। दुनिया की सबसे अमीर रियासत जो है वो भी अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के नाम से। मलेशिया ने अप्रैल 2023 में डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दिया है। सर ये डेथ पेनल्टी मतलब अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट करता है तो उसकी भी सस्पेंड करती है, तो उसके लिए भी और सजा यूज करती बिल्कुल, इसकी फिर अल्टरनेट पनिशमेंट्स होती हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसको इसकी अल्टरनेट समझा जाता है। है मतलब 25 ईयर। 25। अच्छा बच्चों, फ्यूमियो किशिदा ये प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। इनके ऊपर स्मोक बम के जरिए हमला हुआ था, 2023 की बात है। और ये कोई फैमिली टसल थी इनकी उनके साथ। जापान के जो एम्परर हैं उनका नाम है नोरोहितो। ये 2019 से जापान के एम्परर हैं। और जापान जो है ये इस वक्त दुनिया की सबसे पुरानी मोनार्की है। मतलब ये कि इनकी जो मोनार्की है ये मुसलसल चल रही है। और बाकी जितने भी मोनार्कीज इस टाइम दुनिया में है उनमें से सबसे पुरानी मोनार्की जो है वो जो जापान की है। जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जिसका एब्रीवेशन बनता है जूस, ये एक स्पेस प्रोब था जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था। इसका मकसद जुपिटर जो है उसके मुताबिक रिसर्च करना था। जहां तक मुझे जुपिटर की बात है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इससे पहले लोग मार्स तक तो जाते रहे हैं और अब उससे आगे जुपिटर पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जुपिटर का जो दिन है ना ये सबसे छोटा होता है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। और इसका जो दिन है ये सबसे छोटा है। इसके 95 मून्स है।
और जो दुनिया का सबसे बड़ा मून है गैनीमेड, सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मून है गैनीमेड उसका नाम है, वो भी जुपिटर का है। नंबर के लिहाज से ये पांचवा प्लेनेट है, और ये सबसे बड़ा प्लेनेट आपको बताया। सऊदी अरेबिया ने रैयाना बरनावी, इनको परमिशन दी है कि ये स्पेस में जा सकती हैं, तो ये पहली सऊदी खातून बनी है 2023 में जिन्होंने स्पेस का सफर किया। रशिया ने स्पेस में मूवी बनाई है। टाइफा वन के नाम से ये एक सैटेलाइट भेजा था। ये किसने भेजा है? ये कीनिया ने भेजा था। बच्चों, यूएई से इसका ताल्लुक है, इसका नाम है सईद राशिद अल महेरी। इसकी एज सिर्फ 4 साल और तकरीबन 7 माह थी। इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम था काइंडनेस। तो ये यंगेस्ट ऑथर बन गया है। ये सबसे छोटा ऑथर है जिसकी बुक पब्लिश हुई है। इजिप्ट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया 2023 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स ने बनाया है, और ये वर्ल्ड बैंक का एक अल्टरनेट होगा। डब्ल्यूएचओ ने 2023 में अजरबैजान और ताजिकिस्तान, इन दो कंट्रीज को मलेरिया फ्री कंट्रीज डिक्लेयर किया है। यूके का एक शहर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की वजह से मशहूर है, और फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर ने टूरिस्ट टैक्स लगाया है, और ये यूके में टूरिस्ट टैक्स लगाने वाला पहला सिटी है। पोलैंड का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको दिया गया। फ्रांस ने 2023 में पेरिस में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर किराए पे दिए जाते थे उन पर पाबंदी लगा दी है। इसका जो है मकसद वही है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए अलग से कोई रास्ते नहीं बनाए हुए, और ये बड़ी नाजुक सी सवारी है, तो इस पे एक्सीडेंट्स के चांसेस होते थे, और जो दूसरी बड़ी ट्रैफिक थी वो इनकी वजह से डिस्टर्ब हुआ करती थी। इटली ने ये इरादा जाहिर किया है कि वो इंग्लिश की के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाएगा। अब हम उर्दू अगर बोल रहे होते हैं तो हम सिर्फ उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें अक्सर अल्फाज जो हैं वो अंग्रेजी के भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ उर्दू के साथ नहीं हुआ, बल्कि बाकी दुनिया की जो जुबानें हैं उनके साथ भी ये मामला हुआ। तो इटली जो है उसने ये इनिशिएटिव लिया है। बेसिकली यूरोप की जो कंट्रीज है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उन लोगों के साथ अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मतलब उनको लगता है कि आप इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहे हैं उन लोगों की लैंग्वेज के ऊपर। तो इटली ने इसलिए इंग्लिश के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इटली में उनके ऊपर पाबंदी लगाने की का फैसला किया है। इसका मकसद अपनी जुबान को जो है वो बचाना समझ लें आप। तुर्की ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है 2023 में। ये सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकतों के पास होते हैं, तो तुर्की ने भी बना लिया है। बच्चों, H3N8, ये बर्ड फ्लू की एक वेरिएशन है। बर्ड फ्लू जो है ना, ये एनिमल्स में तो पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों में नहीं ट्रांसफर होता। लेकिन ये हुआ कि चाइना में 2023 में पहली बार ऐसा हुआ
कि बर्ड फ्लू से एक खातून की डेथ हुई है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में तिब्बत को सबसे कम फ्रीडम वाला इलाका डिक्लेयर किया। तिब्बत चाइना की टेरिटरी है। तिब्बत के जो लीडर हैं दलाई लामा, वो इंडिया में उन्होंने पनाह ली हुई है। घाना ने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन जो है इसको अपने कंट्री में टेस्ट करने का फैसला किया 2023 में। सर्बिया ने, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, इंडियंस की जो वीजा फ्री एंट्री थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई है 2023 में। आई थिंक इसके रीजंस ये थी कि वो सर्बिया से फिर आगे यूरोप के अंदर भाग जाते थे। लुला डिसिल्वा ये ब्राजील के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए 2023 में। यूएसए ने एक ट्रांसजेंडर को कैपिटल पनिशमेंट दी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ट्रांसजेंडर को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। 25 यूनान ने 1973 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था। 1973 में तो तब ग्रीस के जो मोनार्क थे इनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन टू। तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन टू हैं इनकी 2023 में डेथ हुई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दें। टर्की में 2023 में अर्थक्वेक आया था जिसमें घाना का एक फुटबॉलर जिसकी डेथ हो गई थी, इसका नाम है क्रिस्टियन आर्ट्सो। यूएस की यूएस का एक सिटी है सीटल। तो सीटल ने ये पहला सिटी बना है जिसने कास्ट की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है उस पर पाबंदी लगाई है। इससे पहले वहां पर कलर की बुनियाद पर तो अब्राहम लिंकन ने किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया था। और उसकी वजह से फिर अब्राहम लिंकन को कत्ल भी कर दिया गया था। सिनागॉग ये वो जगह होती है जहाँ पे यहूदी इबादत करते हैं। तो यूएई ने 2023 में एक बिल्डिंग का इफ्तिताह किया था जिसमें मस्जिद भी थी, चर्च भी था और सिनागॉग भी था। तो यूं ये पहला मुस्लिम कंट्री बना। नहीं सॉरी, पहला मुस्लिम कंट्री नहीं है लेकिन यूएई का ये पहला सिनागॉग था। इसको रहने दें, इम्पोर्टेंट नहीं है। टोरी बोवी ये अमेरिकन एथलीट थी और ये 3 टाइम इन्होंने ओलंपिक में मेडल विन किया हुआ था। 32 साल की एज में इनकी 2023 में डेथ हुई। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, शबनम इस्माइल ये फास्ट बॉलर थी। इन्होंने रिटायरमेंट ली है 2023 में। और चेक कीजिएगा, जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद ये लीडिंग विकेट टेकर भी थी। और T20 में शायद सबसे ज्यादा विकेट्स इनकी हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और ये शबनम इस्माइल एग्जाम में आया करेगी, पूछा जाया करेगा इनका ताल्लुक किस कंट्री से था। रियल मैड्रिड जो है ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्लब बन गया। ये स्पेन का एक क्लब है रियल मैड्रिड। बच्चों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना, वनडे का, तो टेस्ट में चैंपियनशिप होती है। और ये हर 2 साल बाद होती है। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2021 में हुई थी। उसमें न्यूजीलैंड ने विन किया था।
और फाइनल में इंडिया को हराया था। अब दूसरी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये 2023 में हुई, तीसरी 2025 में होगी। तो दूसरी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें भी इंडिया फाइनल में पहुंचा, लेकिन इस बार इंडिया को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। तो 2023 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो ऑस्ट्रेलिया ने विन की है। ये 2023 शुरू हो 24 शुरू हो गया, तो 2023 के ये वाले टाइटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट अरब वुमेन टू ग्रैब इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, खदीजा मार्दी। इन्होंने 2023 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विन किया है। बच्चों, खवातीन के जो मैचेस हैं क्रिकेट के उनमें अंपायर्स वुमेन होती हैं, और जो मेल के मैचेस हैं उसमें मेल होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2023 में T20 में किम कॉटन को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, इन्होंने मैन के मैच में अंपायरिंग की थी। तो ये पहली खातून अंपायर बनी है जिन्होंने मैन के मैच को सुपरवाइज किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। पीस कीपर्स का जो दिन है, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर का दिन, ये 29 मई को मनाया जाता है। एवरेस्ट डे, ये माउंट एवरेस्ट का दिन है, ये 29 मई को मनाया जाता है। नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एस्थमा डे, ये 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे, ये भी 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये 7 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये 26 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ये जो वर्ल्ड डेज हैं मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा, ये आप लोग देख लेंगे। वर्ल्ड ब्रेली डे जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेली ये वो सिस्टम है जो कि जो ब्लाइंड होते हैं उनको एजुकेट करने का एक सिस्टम है। ब्रेले ये उस शख्स का नाम है जिसके नाम पर यह सिस्टम डेवलप किया गया था। बच्चों, 2023 में ट्विटर ने अपना लोगो चेंज किया था, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्विटर का जो मौजूदा ओनर है वो इलॉन मस्क है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दुनिया का सबसे ज्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर है। इंटरनेशनल फुटबॉल में भी और लीग फुटबॉल में भी इसने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं। और अब सबसे ज्यादा हेडर्स, यानी कि सर के जरिए जो गोल करते हैं, वो भी इसी ने किए हैं। अ, फर्नांडो विला विंसेंशियो ये कैंडिडेट थे सदर के लिए इक्वाडोर के। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। तो इनकी डेथ हुई थी 2023 में। 2023 के वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को भी बनाया गया था, और सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया। ये हमने डिस्कस किया था। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त, क्वीन एलिजाबेथ टू इनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 2022 को। और फिर इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी बनती है 2023 में। यूएस ओपन अब तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, अब 2024 आ गया। रॉबर्ट बॉशर, इनका ताल्लुक जो है वो जर्मनी से था।
ये उनके फुटबॉलर हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल किया 2023 में। यूएन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस, इनका ताल्लुक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से है। और मैंने आपको बताया था कि सितंबर तक यही यूएन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहेंगे। सितंबर में जब नया इजलास होगा तो फिर उस इजलास के एंड में अगले साल तक के लिए प्रेसिडेंट का इंतखाब किया जाएगा। ये पोस्ट 1 साल के लिए होती है। पाकिस्तान की तरफ से सर जफरुल्लाह, उनको ये एजाज हासिल है कि वो जनरल असेंबली के सदर मुंतखब हुए थे। मिनटमैन 3, ये एक मिसाइल है जो कि अमेरिका ने टेस्ट किया था। नोबेल पीस प्राइज 2023 नरगिस मोहम्मदी ने विन किया था। इनका ताल्लुक ईरान से है और ये वुमेन्स राइट के लिए कैंपेन करती हैं। लिटरेचर का जो प्राइज है ये जॉन फॉसे को मिला था। इनका ताल्लुक नॉर्वे से है। केमिस्ट्री में बानवेडी, लुइस ब्रश और एलेक्सी एकिमे, ये 3 लोग हैं जिन्होंने नोबेल विन किया था। क्वांटम डॉट्स इन लोगों ने बनाए थे, उनके लिए इनको केमिस्ट्री में दिया गया था नोबेल प्राइज। मेडिसिन में दिया गया था बच्चों कैटलीन कैरी को और डियो विजमैन को। कैरिको का ताल्लुक हंगरी से है और विजमैन जो है ये यूएसए से है। इन्होंने 2020 में कोविड की वैक्सीन बनाई थी। जबकि फिजिक्स में टेरी एगस्टिनी, फ्रेनेक गॉसेज और एनी व्हिलियर, ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल दिया गया था। और इनका जो वर्क था दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter। इकोनॉमिक्स में दिया गया था क्लॉडिया गोल्डिन को, ये अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। बाकी ये जो नोबेल है इसके हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी हिस्ट्री, ये हम सारी जब यूरोप को पढ़ रहे थे, नॉर्वे एंड स्वीडन को हमने डिस्कस किया था, तब हमने डिटेल के साथ इन सारे पॉइंट्स को देखा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? वियना में है। ये कब बनाई गई थी? 1957 में बनाई गई थी। करंटली इसका हेड कौन है? इसका डीजी है राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो है इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम ये होता है, ये चेक करती है कि कोई मुल्क जो है वो एटॉमिक जो उसके रिएक्टर्स हैं उनके थ्रू वो एटम बम तो नहीं बना रहा। मतलब पीसफुल यूज जो है ना एनर्जी का, इसका एटम का, वो सबका राइट है। लेकिन उसके जरिए बम बनाना ये जस्ट उन्हीं कंट्रीज को अलाउ है जो कि एनपीटी के थ्रू एक्सेप्टेड कंट्रीज हैं। तो एनपीटी की एक्सेप्टेड न्यूक्लियर पावर 5 कंट्रीज हैं। ये 5 वही कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। सऊदी अरेबिया ने अक्टूबर 2023 को ये जो सोने के जेवरात वगैरह होते हैं उनके ऊपर कुरानिक वर्सेस को लिखने पर पाबंदी लगाई है। वो कहते हैं कि इसकी वजह से बेहुरमती होती है। जब हम उसको मतलब खत्म करते हैं, उस सोने को पिघला कर कुछ और बनाते हैं, तो इससे जो है ना बेहुरमती होती है, पुरानी आयत की। हिबा कमाल, ये एक फेमस फलस्तीनी पोइट भी थी, राइटर भी थी। तो इसराइल के हमले में 22 अक्टूबर 2023 को ये शहीद हुई हैं। डैनियल नोबोवा, ये इक्वाडोर के
कम उम्र तरीन सदर बने हैं। इनकी एज अभी सिर्फ 35 ईयर्स है। इसराइल ने एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका नाम है आयरन बीम। इसराइल ने इसराइल के ऊपर हमले होते रहते हैं हमास की तरफ से और लुबनान वगैरह की तरफ से। तो इसराइल जो के ऊपर जो मिसाइल हमले होते हैं तो उन लोगों ने बड़ा जबरदस्त किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम अगर कोई मिसाइल हमला हो तो ये भी फिजा में मिसाइल बुलंद करते हैं और वो जो मिसाइल हैं उन मिसाइल के साथ टकरा के उनको फिजा में तबाह कर देते हैं। इससे जमीन के ऊपर तबाही नहीं होती। साइकी के नाम से नासा ने 2023 में एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। 2028 के जो लॉस एंजल्स गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2024 में पेरिस में होने हैं और 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए में होने हैं। तो उसमें 5 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। सुल्तान जोहर कप और सुल्तान अजलान शाह कप, ये दोनों हॉकी का कप है और मलाइशिया इनको होस्ट करते हैं। 2023 का सुल्तान जोहर कप जो है ये जर्मनी ने विन किया था और 2024 का सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो जापान ने विन किया है फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। सुल्तान जोहर कप जो है ना बच्चों, ये अंडर 21 क्रिकेट हॉकी प्लेयर्स के लिए होता है और सुल्तान अजलान शाह जो है ये सीनियर हॉकी प्लेयर्स के लिए होता है। सबसे अच्छी पेंशन की जो इस्लाहात हैं वो नेदरलैंड्स ने की हुई हैं। उनका जो पेंशन सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन पेंशन सिस्टम माना गया। इसराइल के खिलाफ जब भी कोई करारदाद पास होती है तो आप आंखें बंद करके यूएसए पे टिक कर सकते हैं कि उसको कौन वीटो करेगा, उसको यूएसए वीटो करता है। 2023 की एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किसने विन किए थे? एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल चाइना विन करता है और ओवरऑल जो ओलंपिक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेडल्स अमेरिका विन करता है। एशियन गेम्स 2026 ये जापान होस्ट करेगा और क्योंकि यह 4 साल बाद होते हैं 2030 में होने वाले जो एशियन गेम्स हैं उनको कतर होस्ट करेगा। बच्चों ली केqiang जो कि प्राइम मिनिस्टर साबका प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, इनकी डेथ हुई है 27 अक्टूबर 2023 को। दुनिया का इस वक्त रग्बी का चैंपियन कौन है? 2023 में साउथ अफ्रीका ने ये टाइटल विन किया है। रग्बी की टीम में 15 प्लेयर होते हैं। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा के नाम से इसराइल पे हमला कब किया था? 7 अक्टूबर को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन है? यह है माइक जॉनसन। माइक जॉनसन से पहले थे केवन मैककार्थी। केवन मैककार्थी वो पहले स्पीकर बने हैं जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुई है और फिर उनको रिप्लेस किया माइक जॉनसन ने। यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल होती है। सेनेट की 6 साल और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनकी 4 साल होती है। एआई सेफ्टी समिट 2023 इसको होस्ट किसने किया था? यूके ने किया था। फीफा 2034 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया करेगा। 2022 का किसने किया था? कतर ने किया था। बोलीविया ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 2023 में
कट ऑफ किया। और उसकी वजह इसराइल का ये जो गजा के ऊपर हमला है 2023 में होने वाला, वो इसकी वजह बनी। लियोनेल मेसी, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, ये कैप्टन है उनके। इनको बैलोन d'Or 2023 का अवार्ड दिया गया। और ये 8 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। बच्चों, एंजेलो मैथ्यूज, इनका ताल्लुक श्रीलंका से है। 2023 में ये हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट डिक्लेयर किए गए। उससे पहले तक इवन क्रिकेटर्स के माइंड में भी ये टाइम आउट का कंसेप्ट नहीं था। ये कंसेप्ट ये होता है कि 2 मिनट का टाइम है, एक बैट्समैन आउट होने के बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन है वो क्रीज पर आकर बॉल फेस करेगा। अगर वो इसमें नाकाम रहता है तो जो अपोजिशन का कैप्टन है वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। और अगर वाकई ऐसा हो गया कि 2 मिनट में वो प्लेयर रेडी हो गए, क्रीज तक नहीं पहुंचा है, तो फिर उसको जो है ना आउट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले टाइम आउट होने वाले प्लेयर जो हैं वो श्रीलंका के प्लेयर हैं, एंजेलो मैथ्यूज। अच्छा बच्चों, ओंस जैबियोर, इनका ताल्लुक जो है तुनिसिया से है। ये न्यूज़ मीडिया में काफी चलते रहे। इसकी वजह क्या थी कि इन्होंने अपनी जो WTA टूर्नामेंट की फाइनल में जो इनको इनकम हासिल हुई थी वो इन्होंने फलस्तीनियों के नाम कर दी थी। अच्छा बच्चों, आज के लिए यही था। मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है। हमारा करंट अफेयर्स जो है ना ये कंप्लीट हो गया है। और कल से इंशाल्लाह हम जनरल साइंस शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। कुछ थोड़ी सी स्लाइड्स रहती हैं, ये आपके साथ शेयर हो जाएंगी तो आप देख लीजिएगा उसको। जी बच्चों, है कोई क्वेश्चन? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।